एडेनोइडेक्टमी एंड टॉन्सिलेक्टमी। एडेनॉइड और टॉन्सिल रिमूवल बच्चों में एडवाइस किया जाता है जब उनके एडेनॉइड और टॉन्सिल की प्रॉब्लम होती है। ये प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम एडेनॉइड के एनलार्जमेंट की प्रॉब्लम होती है, नेजल ब्लॉकेज, फ्रीक्वेंट नेजल डिस्चार्ज, नेजल इन्फेक्शन एंड ईयर में ब्लॉकेज, ईयर में पेन एंड इम्पेयर्ड हियरिंग, स्नोरिंग एंड स्लीप डिस्टर्बेंस एट नाइट, डिफरेंस इन द वॉइस, जो वॉइस क्वालिटी है वो बिगड़ जाती है। और इस तरह की प्रॉब्लम्स बच्चे को होती हैं अगर एडेनॉइड बढ़ जाता है। टॉन्सिल बढ़ने से किसी और किस्म की प्रॉब्लम होती है, खासकर टॉन्सिल के बढ़ने से जो टॉन्सिलाइटिस जो इशू होता है उसमें स्ट्रेप्टोकॉकस एक बहुत डेंजरस बैक्टीरिया है जो इन्फेक्शन कॉज करता है। टॉन्सिल में पस पॉइंट्स बनते हैं। रिपीटेडली बच्चे को एंटीबायोटिक का कोर्स देना पड़ता है, बार बार दवाइयाँ चलती हैं, खाना खाने में परेशानी होती है, बात करने में दिक्कत होती है और बच्चे को बार बार स्कूल से एब्सेंट होना पड़ता है। इन दोनों चीज़ों में एक एडेनोइडाइटिस और एक टॉन्सिलाइटिस, और ज़्यादातर काफ़ी बच्चों में ये कोएग्जिस्ट करती हैं। किसी किसी में रेयरली ऐसा देखा गया है कि खाली एडेनॉइड की प्रॉब्लम है या किसी बच्चे में खाली टॉन्सिल की प्रॉब्लम है और एडेनॉइड तंग नहीं कर रहे। तो अगर आपके बच्चे को एडेनॉइड और टॉन्सिल रिलेटेड प्रॉब्लम है और आप अपने ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास गए, चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास गए और उन्होंने कहा कि ये प्रॉब्लम इतनी हद तक बढ़ी हुई है, हमको कुछ टेस्ट करके देखना पड़ेगा और अगर ज़रूरत हुई तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। टेस्ट नॉर्मली अपार्ट फ्रॉम क्लिनिकल एग्जामिनेशन, अगर बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो हम नेजल एंडोस्कोपी करके पता करते हैं कि एडेनॉइड्स कितने बड़े हैं। कभी कभी हम सीटी स्कैन या सीबीसीटी करा के देखते हैं कि और कोई साइनस में प्रॉब्लम है कि नहीं। क्लिनिकल एग्जामिनेशन से टॉन्सिल का साइज भी पता चलता है कि क्या ग्रेड है टॉन्सिल के एनलार्जमेंट की, और कुछ ब्लड टेस्ट कभी कभी करा के देखते हैं कि कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन है कि नहीं शरीर में, जिसमें एएसओ टाइटर या सीआरपी, इस तरह के हम ब्लड टेस्ट करा के और चेक करते हैं। थ्रोट में अगर इन्फेक्शन है और अगर एक्यूट इन्फेक्शन है तो एक थ्रोट स्वैब कभी कभी लेके टेस्ट करते हैं पता करने के लिए कौन सा बैक्टीरिया है। एक्सरे करते हैं एडेनॉइड्स का, देखने के लिए एडेनॉइड कितने एनलार्ज हैं। और इससे एसोसिएटेड अगर कान में प्रॉब्लम है तो कान के 2 टेस्ट करते हैं, जिसमें ऑडियोग्राम हमको बताता है कि बच्चे का हियरिंग स्टेटस क्या है, और इम्पीडेंस ऑडियोमेट्री, जिसको हम टिम्पैनोमेट्री भी कहते हैं, वो हमें बताता है कि बच्चे के कान में फ्लूइड जमी है कि नहीं या कोई नेगेटिव प्रेशर है बच्चे के मिड ईयर में। एक बार ये सब जांच हो जाती है और आपने डिस्कस किया अपने डॉक्टर के पास और डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि बच्चे की एडेनॉइड या टॉन्सिल सर्जरी होगी या कभी कभी दोनों, टॉन्सिल एडेनॉइड रिमूवल की सर्जरी होगी। इसमें सबसे ज़्यादा एक क्वेश्चन पेरेंट्स का आता है, वो है एडेनॉइड और टॉन्सिल तो बच्चे की इम्यूनिटी के लिए है, तो उनको निकालने से बच्चे के इम्यून प्रोसेस में असर तो नहीं पड़ेगा? इसका आंसर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि काफ़ी रिसर्च हुआ है और रिसर्च और बाकी है और चल भी रहा है देखने के लिए कि कोई लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन है कि नहीं। लेकिन द करंट एविडेंस सीम्स टू सजेस्ट कि टॉन्सिल या एडेनॉइड रिमूवल में कोई लॉन्ग टर्म इम्यून प्रॉब्लम नहीं है बच्चे में, बच्चे की इम्यूनिटी नहीं घटती और उसकी तरह तरह की वजह है। नंबर 1, एडेनॉइड इज अ सब म्यूकोसल टिश्यू जो आपकी इम्यूनिटी कॉज करता है और उसके बढ़ने से आपको प्रॉब्लम होती है जो ज़्यादा सीवियर है। इन एनी केस जैसे बच्चा थोड़ा बड़ा होता है एडेनॉइड का रोल आपकी इम्यूनिटी में कम होता जाता है। टॉन्सिल का भी सिमिलरली अर्ली एज में ज़्यादा रोल होता है। आपकी बॉडी में इतने ज़्यादा इम्यून सिस्टम के जरिए भरे हुए हैं, इतने ज़्यादा बैकअप्स हैं फॉर इम्यूनिटी कि एक टॉन्सिल के निकालने से बच्चे के इम्यून सिस्टम में कोई सिग्निफिकेंट फर्क नहीं पड़ता, ना ही कोई रिसर्च ऐसा इंडिकेट करती है कि ऐसा हो सकता है। लेकिन ऑन दी अदर साइड, अगर आपने ये डिसीजन लिया कि हम अभी ऑपरेट नहीं कराएंगे, तो ये भी जानकारी ज़रूरी है कि आपके बच्चे की स्लीप डिस्टर्ब ब्रीदिंग जो होती है, यानी कि बच्चा जो रात को तड़प तड़प के सोता है, उसमें क्या क्या इश्यूज हैं वो भी समझना ज़रूरी है। एंड देन यू कैन टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन कि ये सर्जरी कराने में बच्चे का फ़ायदा है कि नहीं है। तो स्लीप डिस्टर्ब ब्रीदिंग या एनलार्ज एडेनॉइड्स और टॉन्सिल्स की वजह से बच्चे में क्या क्या प्रॉब्लम होती हैं वो भी हम जान लें। सबसे पहले तो स्नोरिंग है, सेकंड है डिस्टर्ब स्लीप एट नाइट, बच्चा तड़पता है, द चाइल्ड कीप्स टर्निंग अराउंड इन बेड एंड रेयरली गेट्स अ गुड नाइट स्लीप बिकॉज द नोज इज कॉन्स्टेंटली ब्लॉक्ड एंड द चाइल्ड इज ब्रीदिंग फ्रॉम द माउथ।
इसकी और क्या प्रॉब्लम है? कभी कभी बेड वेटिंग होती है रात को, कभी कभी बच्चों में डे टाइम स्लीपीनेस या लेथार्जी होती है। ये इसलिए बिकॉज द रेस्टफुल स्लीप द चाइल्ड इज सपोज टू गेट एट टाइट वो उस बच्चे को नहीं मिलती, इसलिए वो दिन भर सुस्त और लेथार्जिक रहता है। ये प्रॉब्लम अडल्ट्स में भी होती है जिनको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है। डे टाइम somnolence or daytime sleepiness is a chronic feature of enlarged tonsils and adenoids, particularly with sleep disturbed breathing and snoring. बच्चों का फेस क्योंकि बढ़ रहा होता है, खासकर मिड थर्ड ऑफ द फेस स्टार्ट्स इंक्रीजिंग अराउंड द टाइम द टॉन्सिल्स एंड एडेनॉइड्स आर क्रिएटिंग अ ट्रबल। तो मिड फेस ग्रोथ या मैक्सिलोफेशियल ग्रोथ में प्रॉब्लम होती है, बच्चे की मसल टोन वीक होती है, अपर इंसाइजर्स क्राउडेड हो जाते हैं, मैल ओक्लूजन होती है और फेशियल फीचर्स में बदलाव आता है जो परमानेंट होता है। बाद में आप उसको बदल नहीं पाओगे क्योंकि बच्चा नाक से ब्रीथ नहीं करता, मुंह से ब्रीथ करता है। So the force of nasal breathing which will make the hard palate to descend so that more space is created for the child's dentition वो एक नहीं होता और बच्चे के फेशियल स्ट्रक्चर में उसका फर्क दिखता है। बच्चों में बिहेवियरल प्रॉब्लम्स भी होती हैं जिनकी स्लीप डिस्टर्ब ब्रीदिंग होती है, हाइपर एक्टिविटी होती है, कॉग्निटिव फंक्शन में प्रॉब्लम होती है, उनकी मेमोरी में प्रॉब्लम होती है, उनकी कॉग्निटिव स्किल्स में डिक्लाइन आता है। दीज आर ऑल सीन एंड साइंटिफिकली डॉक्यूमेंटेड। We have known that sleep disturbed breathing and chronically sleep disturbed breathing has a problem in children's language development, in their memory acquisition, also in sleep disturbed breathing से language, verbal fluency and verbal and non-verbal communication इनमें सब में फर्क पड़ता है। खासकर अगर स्लीप डिस्टर्ब ब्रीदिंग के साथ मिडल ईयर में फ्लूइड है और बच्चे को सिक्रेटरी ओटाइटिस मीडिया है जिसकी वजह से बच्चा कम सुनता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड वोकैबुलरी फॉर्मुलेशन बच्चे का काफ़ी टाइम से डिले हो जाता है। बच्चे के और स्किल्स में ये देखा गया है, कंसेप्चुअल थिंकिंग, मैथमेटिकल एबिलिटीज, वेरियस न्यूमेरिकल एंड इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज में स्लीप डिस्टर्ब ब्रीदिंग कॉजेज इश्यूज and these are serious problems for your child and you must try and see whether ये आपके बच्चे में हो रहा है कि नहीं और इसके ऊपर हम डिसीजन ले सकते हैं। मैं मानता हूँ कि हमेशा पेरेंट्स में ये फिक्र रहता है कि बच्चा छोटा है, इसका अभी ऑपरेशन ना कराएं, बाद में करा दें, लेकिन जब तकलीफ है और जब बच्चा सफ़र कर रहा है, दैट इज़ द टाइम फॉर यू टू ऑपरेट, दैट इज़ द टाइम फॉर यू टू टेक अ डिसीजन रिगार्डिंग द सर्जरी। और कभी कभी हमने एनलार्ज एडेनॉइड्स तो 20, 24, 30 साल के अडल्ट्स में भी निकाले हैं। तो कभी कभी सोचना कि ये एडेनॉइड्स धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे, मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा, दिस मे नॉट बी द राइट थिंकिंग बिकॉज एडेनॉइड्स मे कंटिन्यू टू कॉज अ प्रॉब्लम फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ज़्यादातर हम मानते हैं कि 12, 13, 14 साल की उम्र तक धीरे धीरे एडेनॉइड का न्यूसेंस कम होता है, लेकिन कोई भी गारंटी के साथ आपको ये नहीं अश्योर कर सकता कि आपका चाइल्ड इस उम्र से ठीक हो जाएगा और उसके बाद एडेनॉइड और टॉन्सिल की प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। दिस वी कैन नेवर प्रिडिक्ट बिकॉज द चाइल्ड विल कंटिन्यू टू सफर फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज ऑफ दीज इश्यूज। अगर आपका बच्चा रात को स्नोर करता है, स्लीप डिस्टर्ब ब्रीदिंग है, रात को सोने में उसको दिक्कत है, लाउड साउंड क्रिएट करता है सोने के टाइम एंड बेड में अपनी पोजीशन बार बार टर्न करता रहता है, ऑब्वियसली योर चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम स्लीप डिस्टर्ब ब्रीदिंग रिलेटेड टू एन एनलार्ज एडेनॉइड्स और टॉन्सिल्स। और इसका आपने डिसीजन लेना है कि सर्जरी में आपको बेनिफिट मिलेगा कि नहीं, और ये आप आपके डॉक्टर के साथ डिस्कस कर सकते हो एंड मे बी द इंफॉर्मेशन इन दिस वीडियो विल हेल्प यू। इसकी डिस्क्रिप्शन में कुछ रिसर्च पेपर्स भी हमने मेंशन किए हैं जहां पर इस टॉपिक के बारे में जिक्र किया गया है। मेरा एडवाइस पेरेंट्स को यही रहेगा, दिस इज अ डिफिकल्ट सिचुएशन, आई अंडरस्टैंड योर एंजाइटी, माई रिक्वेस्ट टू पेरेंट्स हुज चिल्ड्रन आर सफरिंग फ्रॉम दीज डिसऑर्डर्स इज this is an unfortunate situation. Your child has enlarged adenoids and tonsils which are causing long-term problems and you are finding it difficult to take that final step to go ahead for a surgical procedure. My advice to them would be to look at the benefits related to the surgery versus the harm and take a decision that is in the child's best interest, because we have seen that long-term sleep disturbed breathing has multiple consequences in the child when the child grows up, and we must consider those factors also for our child.